नमस्कार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कोर्स में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा अदिश क्षेत्र की प्रवणता या ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने सदिश तथा अदिश क्षेत्र क्या होते हैं उनको डिटेल में समझ लिया था। अब हम लोग जो मैंने आपको बताया था कि हमें 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने और समझने हैं। उनमें से जो सबसे पहला था वो था ग्रेडियंट, दूसरा होगा आपका डाइवर्जेंस और तीसरा होगा कर्ल। तो आज हम लोग इस ग्रेडियंट को सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। जब हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो क्षेत्र को हमने बिल्कुल ही सिंपल से वर्ड में इस रूप में समझा था कि अगर आप किसी को भी स्थिति के फलन के रूप में, ठीक है ना, पोजीशन कोऑर्डिनेट के रूप में अगर आप लिख पा रहे हो तो वही आपका क्षेत्र है, x, y, z के रूप में। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो उससे रिलेटेड फील्ड आपका हो जाएगा वेक्टर फील्ड, और अगर फिजिकल क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो उससे रिलेटेड फील्ड हो जाएगा आपका स्केलर फील्ड। तो ये जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा स्केलर फील्ड का लिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस ग्रेडियंट को डिटेल में यहां पर समझेंगे, इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी समझेंगे, इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी निकल करके आएगा, उसको भी हम प्राप्त करेंगे, और इसका इंटरप्रिटेशन भी हम यहां पर सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस ग्रेडियंट को। तो देखो, ग्रेडियंट को समझने से पहले हमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को समझना पड़ेगा। आपको पता है कि सपोज कीजिए आपके पास कोई एक फलन है y = fx। ये कोई फलन है, सिंपल सा फलन है, एक ऐसा फलन है जो x पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आप x का मान बदलोगे तो y का मान भी बदल जाएगा। अब अगर मान लीजिए इस y के लिए मैं dy/dx लिखता हूं, क्या लिखता हूं, dy/dx, तो उसको आप जनरली इस प्रकार से लिखते हो f'(x), सिंपल सा डिफरेंशियल जो आप जानते हो। तो ये जो dy/dx है वो क्या दर्शा रहा है, इसको आप एक तो क्या कहते हो, अवकलज कहते हो, डेरिवेटिव, ये तो इसका सिंपल सा अर्थ है। इसके अलावा इस dy/dx को आप क्या कह सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिखते हो y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यानी आप x में चेंज करोगे तो y में चेंज होगा, क्योंकि y है जो x पर डिपेंड कर रहा है। तो वो जो चेंज हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है, किस दर से हो रहा है, उस दर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं। तो y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ये dy/dx ये भी कहलाता है, ठीक है ना। इसका एक नाम ये भी है स्लोप ऑफ द कर्व, या इसको आप कहते हो वक्र की ढाल। ढाल तो आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप तो, लेकिन वक्र कौन सा। अब आप सोचिए, ये जो आपके पास एक इक्वेशन है y = fx, इस इक्वेशन से एक वक्र बनेगा। वक्र कैसा बनेगा, आप भाई x का मान बदलोगे तो y का बदलेगा। सपोज करो आपने x का कोई x1 मान रखा तो आपको कोई y1 मिला। सपोज करो वो कोई पॉइंट मिल गया, कोई ना कोई जो सिस्टम है आपका, जो आपका ये बनाया है मैंने, क्या कहते हैं, प्लेन बनाया, इस प्लेन में आपको कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा x के करस्पॉन्डिंग y, उसी प्रकार से x2 के करस्पॉन्डिंग y2, x3 के करस्पॉन्डिंग y3। तो जब आप उन सब पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा, एक वक्र मिलेगा। उस वक्र की ढाल आप कैसे निकालते हो, dy/dx के रूप में निकालते हो। तो यहां पर हमने क्या देखा है, एक फलन है जो केवल एक पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा, यह फलन किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल एक पैरामीटर x पर। अब यह फलन हो सकता है कोई, आप मान लो कोई एक इन जनरल फलन लेते हो जो केवल x पर डिपेंड कर रहा है, या केवल y पर है, या केवल z पर है, बात एक ही है। कहने का मतलब क्या हो गया, केवल एक पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। तो उसके लिए जब आप dy/dx निकालते हो तो वो dy/dx होता क्या है, वो ये होता है कि जो भी कर्व बनेगा, जो भी वक्र बनेगा, उसकी ढाल को ये दर्शाता है। इसके अलावा इसको आप अवकलज भी कहते हो। इसके अलावा ये y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को भी दर्शाता है। ठीक है, आपने निकाल लिया, तो dy/dx आपका क्या हो गया, अवकलज हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब सपोज करो आपके पास एक ऐसा फलन है जो तीनों ही पैरामीटर पर डिपेंड करता है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा एक बार। मैंने क्या कहा कि मान लीजिए आपके पास कोई एक फलन है जिसको मैंने सपोज करो t के रूप में लिख दिया। कोई एक फलन t है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, x, y, z पर डिपेंड कर रहा है, यानी तीनों पर डिपेंड कर रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस t में चेंज को निकालिए, t में जो चेंज होगा ना dt, वो आप निकालिए। जैसे यहां y में चेंज किया था, dy था, वो हमने x के सापेक्ष निकाल लिया, dy/dx। सपोज करो अब आपको यहां से पूछे कि t में चेंज निकालिए, तब आप कैसे निकालोगे, तब यहां पर कुछ मामला थोड़ा सा फंस सकता है। हालांकि फंसेगा नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, लेकिन वो उतना आसान नहीं है जितना आसान हमने इसको सॉल्व किया। तो अब हम क्या करेंगे,
यहीं से हम इस ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज यहां पर नोट कर लीजिए, ये चीज तो आप लिख लेना आराम से, ठीक है ना। क्या है, अब हम जो मेन काम हमें नोट करना है वो हम नोट करते हैं। तो आप एक लाइन लिखिए नीचे, यहां आप लिखिए, माना एक अदिश क्षेत्र T है जिसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। आपने एक अदिश क्षेत्र लिया, कैसा क्षेत्र लिया, अदिश क्षेत्र, तो उसको मैंने कैसे लिख दिया, T इज फंक्शन ऑफ x, y, z। ये मेरा कोई एक अदिश क्षेत्र हो गया जो तीनों ही प्रकार के पैरामीटर पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब जब T में आपको चेंज देखना है तो T में चेंज कैसे कैसे हो सकता है भाई, अगर सपोज करो x में चेंज हो गया, इस x में चेंज हो गया तो T में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, इस y में चेंज हो गया तो भी T में चेंज हो जाएगा, इस z में चेंज हो गया तो भी T में चेंज हो जाएगा। ये तो हमने सिंगल सिंगल बात की। सपोज करो दो की कॉम्बिनेशन में चेंज हो, x y y z x z, तब भी T में चेंज होगा, और तीनों में चेंज हो तब भी T में चेंज होगा। तो इन जनरल हम ये मान के चलेंगे कि तीनों में ही चेंज हो रहा है तो T में किस प्रकार से चेंज होगा वो हमें लिखना है। तो यहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे, आप लोगों ने आंशिक अवकलज जिसको हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, वहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को पढ़ा होगा, ये सारा का सारा पार्शियल डेरिवेटिव में आता है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है, कोई फलन अगर मान लीजिए इस प्रकार से हो और इस टी में अगर चेंज को देखना है तो वहां पर एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम में हम कैसे चेंज देखते हैं कि आप क्या करोगे, सबसे पहले इस टी में एक्स के सापेक्ष चेंज देखोगे और वो चेंज इस प्रकार देखोगे कि वाई और जेड को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। फिर इसी प्रकार से आप y में चेंज देखोगे तब x और z को कांस्टेंट मान लेंगे। फिर उसी प्रकार से आप z के सापेक्ष चेंज देखोगे तो x और y को कांस्टेंट मान लेंगे। इस प्रकार से हम इस t में चेंजेस को लिखते हैं। तो आप नीचे एक लाइन लिख लीजिए, आप लिखिए आंशिक अवकलज की एक प्रमेय यानी थ्योरम के अनुसार T में परिवर्तन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो हम लिख लेते हैं किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, T में चेंज तो क्या होता है, dt, T में चेंज क्या हो गया आपका, dt। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के सापेक्ष चेंज देखेंगे। तो x के सापेक्ष चेंज क्या हो गया, डेल t अपॉन डेल x। ये जो मैंने इस प्रकार का पार्शियल डेरिवेटिव बनाया, इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप इस t का x के सापेक्ष कर रहे हो तो उस दौरान आप y और z को कांस्टेंट मान रहे हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गया डेल t बाई डेल x, और x में खुद में कितना चेंज हुआ, x में चेंज होगा dx, तो उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा चेंज दिखा रहा है x के सापेक्ष। उसी प्रकार से अगला क्या हो जाएगा, डेल t अपॉन डेल y। ये जब डेल टी अपॉन डेल वाई निकालोगे तो इसका मतलब है एक्स और जेड को आप क्या मान रहे हो, कांस्टेंट मान रहे हो। फिर वाई का खुद का चेंज कितना हो गया, डी वाई। इसी प्रकार से डेल टी अपॉन डेल जेड, और ये हो गया आपका डी जेड। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये मैंने क्या लिख दिया, टी में चेंज लिख दिया, ठीक है। और टी इन जनरल आपका एक्स वाई जेड तीनों पर डिपेंड कर रहा है, तो तीनों में चेंज होगा, तो टी में चेंज किस प्रकार से होगा वो हमने लिख दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करेंगे और एक एक्सप्रेशन निकालने का प्रयास करेंगे। उस एक्सप्रेशन की सहायता से आप ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले एक ऐसा फलन था जो केवल एक पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा था, तो उसमें चेंज को हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा फलन है जो तीनों ही पैरामीटर पर एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है, तो उसमें चेंज को हम कैसे लिख सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप यहां पर हम कुछ थोड़ा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करते हैं। अब ये जो आपने लिखा है dt, इसको देखो मैं थोड़ा सिस्टमेटिक लिखता हूं। इस dt को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आप देखिएगा एक बार, आई कैप डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल टी अपॉन डेल जेड डॉट आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई
प्लस के कैप डी जेड, ऐसे लिख सकता हूं, देख लीजिए आप इसको ओपन करके देखिए। डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ 1 होता है, जे का जे के साथ और के का के साथ, बाकी सब 0 हो जाते हैं। तो देखो आई का आई के साथ करोगे तो क्या आएगा, डेल टी अपॉन डेल एक्स डी एक्स, तो ये रहा डेल टी अपॉन डेल एक्स डी एक्स। उसी प्रकार से डेल टी अपॉन डेल वाई डी वाई, ये रहा डेल टी अपॉन डेल वाई डी वाई। उसी प्रकार से डेल टी अपॉन डेल जेड डी जेड, डेल टी अपॉन डेल जेड डी जेड। तो बिल्कुल मैंने सिंपल सा लिख दिया। अब देखो इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक करते हैं। ये जो टी इन तीनों के साथ है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो आप, ये डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है। इस टी को मैंने यहां लिख दिया बाहर, तो ये बाहर लिखोगे तो एक ही बात ये अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। और इस पूरे को मैंने क्या कर दिया, इसके साथ डॉट कर दिया। अब इसको देखो मैं ऐसे लिखूंगा, इसको आप चाहो तो डीएल वेक्टर भी लिख सकते हो। अभी बताता हूं ये क्या है। देखो यहां पर क्या हो गया, जहां ये जो डीएल वेक्टर है, इसको डीएल भी लिखते हैं, कई जगह आप डीआर भी लिखते हो, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। मैं डीएल लिख रहा हूं बस। तो आप देखो जहां डीएल क्या हो गया आपका, जहां डीएल वेक्टर हो गया आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। और ये डीएल वेक्टर है क्या, आप इधर देखिए एक बार। सपोज करो आपके पास ये कोई पॉइंट है, इसको आपने वेक्टर आर कह दिया, ठीक है। इसको क्या कह दिया, वेक्टर आर कह दिया। अब आर में मान लो अल्प परिवर्तन होता है तो उसको आप क्या लिखते हो, डी आर लिखते हो। यानी आर से आप चले, एक अल्प दूरी पर चले, तो उसको आपने क्या लिख दिया, डी आर लिख दिया। तो डी आर होता क्या है, आर किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड। भाई आर बेसिकली क्या होता है, आर जो होता है वो आर एक्स वाई जेड। तो डी आर क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड के रूप में लिखते हैं। तो ये वही चीज है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। तो ये बेसिकली क्या है, डी आर, एक अल्पांश दूरी है, ठीक है ना, चेंज है। पहले आर था, अब आर प्लस डी आर हो गया, तो कितना चेंज हुआ, डी आर। तो वो डी आर इस रूप में लिखा है। डी आर लिखो चाहे डी ए लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलो अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज हम समझते हैं यहां पर। अब देखो यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है, ये पूरा पैरामीटर एक, इस टी के अलावा, टी को छोड़ दीजिए, ये जो है ये कहलाता है ऑपरेटर। क्या कहलाता है, ऑपरेटर। मैं यहां लिख देता हूं एक और, देखो आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये जो पूरी राशि है इसको हम कहते हैं डेल ऑपरेटर। क्या कहते हैं, डेल ऑपरेटर। अब डेल तो चलो उसका नाम हो गया, अब ऑपरेटर क्या होता है इसको आप समझिए। बिल्कुल बेसिक चीज है ऑपरेटर, ये बार बार आपके आगे काम आएगा। देखो ऑपरेटर का सिंपल सा मतलब होता है कि ऑपरेटर जो भी हो उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जब आप उसे किसी पर ऑपरेट करते हो तो वो अपनी परिभाषा के अनुसार आंसर दे देता है। कैसे, सपोज करो आपके पास प्लस लिखा मैंने, प्लस क्या है, एक एडिशन ऑपरेटर है, योज्य संकारक है, ठीक है ना। ऑपरेटर मतलब हो गया संकारक। मुझे बताओ खाली प्लस का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कब होगा, जब इसके इधर आप कुछ लिखते हो, कुछ भी लिख दिया, 2 लिख दिया, और इधर भी आप कुछ लिखते हो, मैंने 3 लिख दिया, तब इसका अर्थ क्या होगा कि ये आपको जोड़ करके 5 दे देगा। उसी प्रकार सपोज करो आपने डी बाई डी एक्स लिखा, क्या इस डी बाई डी एक्स का अपने आप में कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब आप इसको सपोज करो एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट करते हो, तब ये अपनी परिभाषा के अनुसार आंसर दे देगा, वो क्या होगा, 2x। तो ऑपरेटर का सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि ऑपरेटर का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब हम उसे किसी पर ऑपरेट करते हैं तब वह अपनी परिभाषा के अनुसार आंसर प्रदान करता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑपरेटर शब्द आगे बार बार बहुत काम आएगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये भी एक ऑपरेटर ही है, देखो आप, ये पूरा क्या एक ऑपरेटर है। जैसे आपने डी बाई डी एक्स पढ़ा ना, वो तो केवल एक एक्स पैरामीटर के लिए था या एक सिंगल पैरामीटर के लिए था, और ये पूरा पूरा एक्स वाई जेड तीनों के लिए। तो ये भी एक प्रकार का डिफरेंशियल ऑपरेटर ही है, लेकिन इसका नाम क्या हो गया, डेल ऑपरेटर। क्या हो गया, डेल ऑपरेटर। और ये बार बार जगह जगह काम आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, डेल ऑपरेटर को। इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं यहां से, ठीक है, डेल ऑपरेटर। और इसका सिंबल क्या होता है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये देखिए, इसको उल्टा ऐसे ट्राइंगल बना के ऊपर एरो, यानी ये वेक्टर ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेल ऑपरेटर। इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं डेल ऑपरेटर। तो अब अगर मुझे मान लो इसको लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, तो ये आपका हो गया डेल ऑपरेटर। तो dt क्या हो गया मुझे बताओ, dt हो गया अब आपका डेल t डॉट dl। ये एक एक्सप्रेशन मेरे पास निकल करके आ गया।
तो ये जो पूरी एक क्वांटिटी बनी ना, ये देखो डेल टी, इसको हम क्या कहते हैं, डेल टी। ये डेल टी ही क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रेडियंट। और देखो ग्रेडियंट किसका निकला है, टी आपका कैसा क्षेत्र है, हमने ऊपर लिखा था एक, माना एक अदिश क्षेत्र, तो टी आपका है अदिश क्षेत्र। तो यहां पर ध्यान रखना है, मैंने इसीलिए लिखा था अदिश क्षेत्र की प्रवणता या अदिश क्षेत्र, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। तो याद रखना ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फील्ड का लिया जाता है। ये हो गया आपका स्केलर फील्ड। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, यानी इस ग्रेडियंट टी को या डेल टी को जब आप सॉल्व करोगे, तो आंसर कैसा आएगा, आंसर आएगा आपका देखो आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में, यानी वेक्टर आएगा। तो अभी मैं नीचे एक लाइन लिखूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। इसको पहले मैं लिख देता हूं, ये क्या है, ये है आपका ग्रेडियंट ऑफ टी। ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ टी। यहां पर आप एक लाइन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिखिए एक लाइन, आप लिखिए ग्रेडियंट सदैव अदिश क्षेत्र का लिया जाता है जबकि इसका मान सदिश के रूप में प्राप्त होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आती है, कई बार कंफ्यूजन होगा आपको। तो ग्रेडियंट हमेशा आप किसका लोगे, अदिश क्षेत्र का लोगे, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, सदिश के रूप में आएगा। तो अब आगे हम देखते हैं, ये ग्रेडियंट टी तो आपको पता चल गया। ग्रेडियंट टी को मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो यहां पर आप एक नीचे लाइन और नोट कर लीजिए। देखो ग्रेडियंट का जो ये टॉपिक है, अगर मैथमेटिकली देखें तो बहुत छोटा सा है, सीधा डेल टी लिखा, मान लिखा और सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तो ये सीधा हो जाएगा। लेकिन चूंकि फिजिक्स के विद्यार्थी होने के नाते हमें इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी समझना पड़ेगा, और ये हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। अवकलज डेरिवेटिव क्या होता है, वहां से हम पकड़ करके यहां तक इसको लेकर के आ गए। ठीक है, अब देखो अभी इसका पूरा इंटरप्रिटेशन हुआ नहीं है। अभी तो आपने मैथमेटिकली देख लिया कि मैथमेटिकली ग्रेडियंट टी को हम कैसे लिखते हैं। तो मैथमेटिकली आपने कैसे लिख दिया, देखो आपने इस तरह से लिख दिया, ये आपका डेल टी जिसको आप ग्रेडियंट टी कहते हो, और ये होता क्या है, ये होता है इस तरह से। ठीक है, ये आपका के कैप डेल टी अपॉन डेल जेड, ये इस तरह से लिखा जाता है। अब आपको पता है ये जो पूरा है ग्रेडियंट टी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये आपकी एक है वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। यानी वेक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, और इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो अगला काम हमारा क्या है कि इस ग्रेडियंट टी की डायरेक्शन को आप किस प्रकार से समझाओगे, और इस ग्रेडियंट टी के मैग्नीट्यूड को आप किस प्रकार से समझोगे फिजिकली, वो अब हमें सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप देखिए। अब देखो आपने अभी क्या लिखा था, dt लिखा था इस प्रकार से, डेल टी डॉट डी एल, ऐसे लिखा था। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो dt इज इक्वल टू डेल टी का मॉडुलस dl cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो या थीटा क्या हो जाएगा, मुझे बताओ। थीटा बिल्कुल सिंपल है, थीटा हो जाएगा डेल टी एंड वेक्टर dl के बीच का कोण, बीच का कोण। अब आप देखो एक्चुअल में क्या होगा, जब थीटा बदलेगा तो dt का मान बदलेगा। और हमने शुरुआत कहां से की थी, हमने शुरुआत की थी, आपने कोई फलन t लिया था और उसमें चेंज को आप फाइंड कर रहे थे। तो अंतिम रूप से हम यहां पर क्या निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो t में चेंज हो रहा है बेसिकली वो थीटा के आधार पर होगा। आपके पास कोई एक ग्रेडियंट t होगा जिसकी मान लो सपोज करो आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है। ये एक तरह से वेक्टर हो गया, इसको वेक्टर a कह दिया, इसको वेक्टर b कह दिया, और उनके बीच में कोई एंगल थीटा है। तो उसमें चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा को बदलते हैं। तो देखो सपोज करो आपके पास ये तो कोई dl की डायरेक्शन हो गई, ये कोई सपोज करो आपके पास ग्रेडियंट t की डायरेक्शन हो गई, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो जब थीटा चेंज होगा तो अपना आप dt चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ। अब हम क्या करते हैं,
डीएल की कोई फिक्स डायरेक्शन ले ली, सपोज करो डीएल को इस दिशा में, आपका डीएल कोई इस दिशा में, डीएल किसी भी एक दिशा में उसको फिक्स कर दिया कि हाँ भाई यहां डीएल है, क्योंकि हमें एक जगह पर उस डीएल को फिक्स करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट टी, सपोज करो आपका कोई एंगल थीटा है ऐसा। अब हम क्या करते हैं, डीएल को तो रखते हैं फिक्स और इस ग्रेडियंट टी को क्या करते हैं, चेंज करते हुए चलते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप ग्रेडियंट टी के डायरेक्शन को चेंज करते हुए चलोगे तो थीटा बदलेगा, थीटा बदलेगा तो dt का मान बदल जाएगा, बदलेगा। ये चीज तो क्लियर है बिल्कुल, डीएल को फिक्स रखा है आपने। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस ग्रेडियंट टी को या डेल टी को चेंज करोगे तब क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल आपको ऐसा जरूर मिलेगा जब इस कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और वो एंगल कब होगा, कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा जीरो हो। थीटा जीरो का मतलब क्या हो गया कि जो दो वेक्टर है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। तो जब ग्रेडियंट टी जो है वो डीएल की डायरेक्शन में हो जाएगा, उस स्थिति में थीटा जीरो तो कॉस थीटा मैक्सिमम, और कॉस थीटा मैक्सिमम मतलब dt में चेंज मैक्सिमम। तो यहां पर मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि जब डीएल को फिक्स रखते हुए हम ग्रेडियंट टी के मान को बदलते हैं या थीटा के मान को बदलते हैं, तो थीटा के एक निश्चित मान, वो कौन सा होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 पर टी में चेंज मैक्सिमम होता है। और ये जिस डायरेक्शन में होता है वो डायरेक्शन किसकी होती है, ग्रेडियंट टी की होती है। मुझे नहीं पता ग्रेडियंट टी की डायरेक्शन क्या है, लेकिन मैंने यहां से आपको एक चीज बता दी कि आपके पास अब कुछ नहीं पता, आपके पास आप क्या कर रहे हो, टी में चेंज को चेक कर रहे हो, और चेंज को चेक कर रहे हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको ऐसी मिल जाएगी जब टी में चेंज मैक्सिमम होगा, वो डायरेक्शन सीधी की सीधी किसकी हो जाएगी, डेल टी की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने डीएल को पहले से फिक्स कर रखा है। अगर आप फिक्स नहीं करोगे तब हम नहीं बता पाएंगे। डीएल सपोज करो मैंने कह दिया डीएल इस डायरेक्शन में, कोई भी एक डायरेक्शन ले लीजिए आप, डीएल की कोई ये लो कुछ भी लो, डीएल की भी एक फिक्स डायरेक्शन कर लो ताकि हमें दिशा का ज्ञान रहे। डीएल फिक्स करने के बाद आप क्या करोगे, थीटा को बदलोगे, तो आप ये देखोगे डीएल की दिशा में जब डेल टी होगा तब dt क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तभी आप समझ पाओगे कि जिस दिशा में dt मैक्सिमम है वही दिशा किसकी है, ग्रेडियंट t की है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, बड़ी आसानी से समझ में आती है नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको सोचोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब ये जो मैं बताया है ना, इसको मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं, आप इसको, तो देखो मैंने यहां पर कुछ लिखा है, इसको मैं बता देता हूं आपको। मैंने क्या लिखा है, आप देख लीजिए, डीएल को स्थिर रखते हुए हम थीटा को परिवर्तित करते हैं तो dt का मान बदलता है। यही मैंने आपको बताया था। देखो आप एक डीएल को तो आपको फिक्स रखना पड़ेगा, एक डायरेक्शन को, तो अदरवाइज हम डायरेक्शन चेक कैसे करेंगे। तो डीएल को आपने फिक्स रखा और थीटा को बदला, थीटा को बदलोगे तो निश्चित है थीटा बदलोगे तो dt का मान बदलेगा। तो मैंने यही लिखा है dt का मान बदलता है। फिर आपने ये भी कहा कि थीटा के एक निश्चित मान जो हमने चेक कर लिया, थीटा इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, dt अधिकतम प्राप्त होता है। हमें पता है थीटा 0 है तो cos 1 मैक्सिमम तो dt भी मैक्सिमम। तो यही हमने लिखा है dt अधिकतम प्राप्त होता है। अतः एक स्थिर डीएल के लिए ये हमने डीएल को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। आपने डीएल को जब फिक्स कर दिया तब ग्रेडियंट टी की दिशा वही होगी जो डीएल की दिशा है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, जबकि dt क्या हो, मैक्सिमम हो। आपने क्या कह दिया कि डेल टी घूम रहा, मुझे नहीं पता dt क्या डायरेक्शन होगी, डीएल फिक्स है। अब आप इसको घुमाते रहो तो dt का मान कुछ न कुछ होगा, लेकिन dt का मान अधिकतम कब होगा, अधिकतम तब होगा जब ग्रेडियंट टी या डेल टी और डीएल दोनों क्या हो, एक डायरेक्शन में हो। तो हमें बस लास्ट में मैंने एक लाइन ये भी लिखी है कि जिस दिशा में dt अधिकतम हो वही दिशा डेल टी की होगी। और dt किस दिशा में अधिकतम होगा, जब डीएल और डेल टी दोनों एक दिशा में हो। और डीएल हमने पहले फिक्स कर दी तो जो डीएल की दिशा है वही वही डेल टी की दिशा हो जाएगी। थोड़ा सा आप इसको सोचिएगा, आपको अपना पता चल जाएगा इस डायग्राम से, ठीक है ना, कंफ्यूजन ज्यादा होगा नहीं। मैंने बहुत लंबा चौड़ा बता दिया आपको। मैं कंक्लूड करके कहता हूं, डीएल को कीजिए फिक्स। जैसे ही डीएल को फिक्स किया तो आपको एक दिशा का ज्ञान हो गया। अब क्या कीजिए, थीटा को बदलिए, थीटा को बदलते रहिए। एक मान थीटा का आपको ऐसा मिलेगा जब dt मैक्सिमम होगा, वो मान किस दिशा में होगा, जिधर डीएल है, और वही दिशा किसकी हो जाएगी, ग्रेडियंट टी की हो जाएगी। क्योंकि dt मैक्सिमम तभी होगा जब डीएल और ग्रेडियंट टी क्या हो, दोनों एक दिशा में हो। और चूंकि डीएल की दिशा आपको पहले से ज्ञात है तो ग्रेडियंट टी की दिशा भी ज्ञात हो जाएगी। तो ये तो हमने कर ली ग्रेडियंट टी जो कि एक सदिश राशि है, उसकी दिशा का ज्ञान। अब अगर उस समय परिमाण का ज्ञान करना हो तो वो तो बिल्कुल ही सिंपल है। कैसे, आप देख लीजिए, परिमाण तो बहुत आसान है। आपको पता है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन dt क्या हो गया आपका, dt हो गया dt मैक्सिमम। तो इससे क्या हो गया, देखो dt मैक्सिमम इज इक्वल टू
ग्रेडियंट टी डीएल। तो यहां से ग्रेडियंट टी का परिमाण क्या हो गया, ग्रेडियंट टी का परिमाण हो गया dt मैक्सिमम अपॉन dl का मैग्नीट्यूड। ये लीजिए परिमाण निकल गया। आप dt का मैक्सिमम चेंज निकालिए, उसमें dl के मैग्नीट्यूड का भाग दे दीजिए, आपको मिल जाएगा ग्रेडियंट t का परिमाण। ये क्या मिल जाएगा, ग्रेडियंट t का परिमाण। तो बहुत सिंपल है, ये परिमाण ऐसे आ गया, डायरेक्शन ऐसे आ गई। तो ये इसका पूरा फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। हमने जिस ग्रेडियंट टॉपिक को स्टार्ट किया था उसको मैंने यहां पर पूरा कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये टॉपिक तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का है, केवल डेल टी लिखा, सॉल्व किया, मान निकाला और काम खत्म। मैथमेटिक्स में जब आप इसको पढ़ोगे तो इतना ही पढ़ना हमें, लेकिन समझने के लिए इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फिजिक्स के से कई सारे टॉपिक आएंगे जिनमें ग्रेडियंट बहुत काम आएगा। तब आपका इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन अगर आपके दिमाग में सेट होगा तो उन चीजों को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो एक लास्ट लाइन में वापस बता देता हूं कि ग्रेडियंट हमेशा अदिश क्षेत्र का लिया जाता है, लेकिन इसका मान क्या आता है, सदिश आता है। इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में कई बार गलती हमसे हो जाती है। ठीक है, तो इस लेक्चर को तो हम यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस ग्रेडियंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू।